चाइना भी आज उसी रूट पर है जिस रूट पर आज से 30 साल पहले जापान था। Now, China's economy is making headlines every day. Yesterday we told you about the falling exports. Today there is more bad news from China. The Chinese economy has slipped into deflation. China, the world's second largest economy, is going through a tough time. China is facing a falling domestic demand as household wealth has taken a hit from the weak job market. China has also reported weak retail sales and weak industrial output. China is dealing with a high debt and exports slowing down. The property sector there is in a turmoil, with its real estate giant Evergrande filing for bankruptcy as well. And then there is an unfolding crisis in the nation's shadow banking system. चाइना भी आज उसी रूट पर है जिस रूट पर आज से 30 साल पहले जापान था, और जापान भी उस समय एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी था। और आज के चाइना की तरह ही जापान में भी उस समय रियल एस्टेट के प्राइसेस बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी, और प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ी कि रियल एस्टेट की रियल प्राइस और वहां के प्रॉपर्टी के एक्चुअल प्राइस में एक बहुत ही बड़ा बबल बन गया। और तो चाइना की तरह ही जापान की भी पॉपुलेशन उस समय डिक्लाइन करना जस्ट शुरू ही करी थी, और ठीक चाइना जैसे ही उस समय जापान की भी करेंसी बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी थी और सीधे सीधे यूनाइटेड स्टेट्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। और तो और 30 सालों बाद वही हिस्ट्री दोबारा चाइना के साथ रिपीट हो रही है। क्या चाइना इस रियल एस्टेट के बबल को ब्रस्ट होने से रोक पाएगा? क्या चाइना अपने पॉपुलेशन को डिक्लाइन होने से रोक पाएगा? क्या चाइना सचमुच इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर अमेरिका को हरा पाएगा? क्या होगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। हमारी वीडियोस को लाखों लोग महीने भर में देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब सिर्फ गिने चुने 1-2% ही लोग करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट देखने में अच्छा लगता है यार, तो हमारे सब्सक्रिप्शन रेशियो को बढ़ाओ यार, तभी हम आपके लिए अच्छे वीडियोस बना पाए। चीन जापान दोनों बिल्कुल अलग देश, एक का कैपिटल टोक्यो तो दूसरे का बीजिंग। एक आज इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है तो दूसरा 30 साल पहले इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में उभर रहा था। एक कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है तो दूसरा कम्युनिस्टवाद को बढ़ावा देता है। फिर भी इन दोनों देशों के बीच काफी समानता है। चाइना की इकोनॉमी बढ़ तो रही है, लेकिन बीते कुछ वर्षों से इतना भी कुछ खास ग्रो नहीं करी है। लेकिन क्या अब चीन की इकोनॉमी जापान की तरह हमेशा की तरह मंदी में चले जाने का खतरा है? और कुछ डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडियन इकोनॉमी को चाइना की इकोनॉमी से क्या सीखने लायक चीजें हैं? मुश्किल से कुछ महीने पहले चीन की इकोनॉमी को लेकर बहुत ही बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, जैसे कि अगले कुछ ही वर्षों में चाइनीज इकोनॉमी अमेरिका को पीछे छोड़ देगा और चाइनीज इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। गोल्डमैन सैक्स ने 2030 तक ही ऐसा होने का दावा भी कर दिया था, और वहीं ब्लूमबर्ग ने 2040 तक ऐसा होने का दावा किया था। लेकिन कुछ ही महीनों के भीतर आखिर चाइना के साथ ऐसा क्या हुआ? वही लोग जो पहले कह रहे थे कि चाइनीज इकोनॉमी तो जस्ट कुछ ही सालों में अमेरिकन इकोनॉमी को ओवरटेक कर देगी, वही दावा करने वाले लोग कह रहे हैं कि चाइनीज इकोनॉमी बहुत ही जल्दी कोलैप्स भी हो सकती है। इंटरनेशनल एजेंसियों की रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसे दावे सुनने वाला चाइना दुनिया का पहला देश नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एशिया की एक ऐसी ही महाशक्ति के उदय और पतन की कहानी, और वह महाशक्ति कोई और नहीं बल्कि चाइना का ही पड़ोसी जापान था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान को उसके आर्थिक अवसरों का पूरा फायदा मिला, लेकिन इसके बाद जापान को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और इस स्टोरी टेलिंग के माध्यम से मैं आपको जापान के आर्थिक उत्थान और पतन की कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापानी इकोनॉमी एक विनाशकारी स्थिति में थी, और युद्ध के परिणाम स्वरूप जापान के शहरों और उद्योगों को विनाशकारी तंगी का सामना करना पड़ा। और उस समय जापान की इस दुर्दांत और दुर्दशा में अमेरिका ने उसका सहायता करने का निर्णय लिया, और जापान के आर्थिक तरक्की के पीछे अमेरिका का मुख्य उद्देश्य था वह जापान की मदद से एशियन कॉन्टिनेंट में यूएसएसआर को टैकल करेगा। और अमेरिका की मदद से जापान ने अपना औद्योगिकरण दोबारा से किया, जो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, उन्हें फिर से पुनर्जीवित करा। और तो और न केवल जापान आर्थिक रूप से मजबूत हुआ, बल्कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी मजबूत होना शुरू कर दिया। चलिए जानते हैं जापान के एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने से लेकर उसके पतन की कहानी। तो देखो, 1990 से पहले जापानी इकोनॉमी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी थी आफ्टर यूएसए, और एक ऐसा भी समय आ गया था जब जापानी इकोनॉमी अमेरिका को भी पीछे छोड़ने वाली थी। जैसे आज चाइना के लिए रिपोर्ट छप रही है कि 2030 तक चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, 2040 तक चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। ठीक ऐसे ही उस समय जापान के लिए भी रिपोर्ट छप रही थी, और मानना भी पड़ेगा उस समय जापान ने अमेरिका को बराबरी से टक्कर दी थी। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर 1990 के वक्त जापानीज इकोनॉमी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वह अचानक से एकदम आर्थिक मंदी का शिकार हो गई, और जापान के ऊपर एक ऐसा रिसेशन आया जिससे जापान अभी 2024 में भी उबर नहीं पाया। 1990 के दशक के दौरान जापानीज इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा बबल बन गया था, और उस समय इन्वेस्टर्स ने जापान में अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप लोगों को बहुत ही आसानी से क्रेडिट उपलब्ध हो जाता था। 0.1-0.2% के रेट से लोगों को लोन मिल जाता था। मैंने आपको सिर्फ 1-2 कारण
गिनाए हैं, पर मैं आपको बता दूं कि उस समय जापानीज इकोनॉमी में ऐसे 100-200 कारण ऐसे थे जिससे जापानीज इकोनॉमी में एक बबल बन गया था। और जाहिर सी बात है, अगर वहां के लोगों को इतनी आसानी से अगर पैसे मिलने लगे तो फिर वहां पर मौजूद चीजों के दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे जापानीज इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट और ज्यादा आ रही थी, वैसे वैसे जापान में मौजूद हर एक चीज की कीमत बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि लोगों के पास पैसे की तो कोई कमी थी नहीं। और यही चीज चल के आगे एक बहुत ही बड़े बबल का रूप ले लेती है। इकोनॉमिक्स में बबल का मतलब होता है कोई भी वस्तु जिस प्राइस पे मार्केट में बिक रही है, उस वस्तु के मार्केट प्राइस और उस वस्तु के एक्चुअल प्राइस के बीच के डिफरेंस को ही हम बबल कहते हैं। और किसी भी वस्तु का एक्चुअल प्राइस और मार्केट वाले प्राइस के बीच का डिफरेंस जितना ज्यादा बड़ा होगा, वह बबल उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। चलिए जानते हैं जापानीज इकोनॉमी में इतना बड़ा बबल बनने के बाद उस बबल का परिणाम क्या हुआ। तो देखो, बुलबुला कहीं भी रहे, चाहे हमारे जीवन में रहे, इकोनॉमिक्स में रहे, उसका फटना तय जरूर है। जब तक जापानीज इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आई, तब तक जापानी अर्थव्यवस्था ने इसे आराम से हैंडल किया। लेकिन धीरे धीरे करके जापान की एवरेज एज गिरना शुरू हुई और फिर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट भी आने कम हो गए। और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट की कमी आ रही थी, वैसे वैसे बबल का साइज बढ़ता जा रहा था। और फिर 1990 के वक्त एक समय ऐसा आया जब बबल ब्रस्ट हुआ। जापान में मौजूद सामानों की कीमत में काफी गिरावट आई और फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर जो अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद में जापानीज इकोनॉमी में अपना इन्वेस्टमेंट डाला था, उन्हें अच्छा खासा नुकसान हुआ। और फिर बबल ब्रस्ट होने के बाद जापानीज इकोनॉमी आर्थिक मंदी का शिकार हो गई। और फिर जब जापान की इकोनॉमी में आर्थिक मंदी आई, तो फिर जापान के लोग ही जापान में इन्वेस्ट करने से डरने लगे। वह लोग अपने पैसे जापान से निकालकर चाइना या फिर इंडिया जैसे किसी डेवलपिंग कंट्री में अपने पैसे इन्वेस्ट करते थे। और फिर जब अपने ही देश के लोग जब इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं, तो सोचो आपकी विदेशी लोग क्या इन्वेस्ट करेंगे। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और आज भी जापानी अर्थव्यवस्था अपनी रिसेशन से उबर नहीं पाई है। जापानी अर्थव्यवस्था के पतन का दूसरा कारण है डेमोग्राफिक चैलेंजेस। जापान का घटता हुआ जनसंख्या और बढ़ती हुई उम्र यह जापान का सबसे बड़ा चैलेंज है। और जापानी अर्थव्यवस्था को रिसेशन में जाने का यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण बना। और आज इसी जापान वाले रास्ते पर चाइना भी बहुत ही तेजी से अग्रसर है, क्योंकि चाइना का जो बबल है वह जापान से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। और मुझे यकीन है कि चाइना का यह बबल एक न एक दिन जरूर फटेगा। लेकिन यह बबल जिस दिन फटेगा, यह अपने साथ साथ दुनिया के कई सारे देशों को रिसेशन में ले जाएगा। और इसका इंपैक्ट इतना भयानक होगा कि इस रिसेशन से उभरने के लिए भी दुनिया के कई सारे देशों को 10 सालों से भी अधिक का समय लग सकता है। मैं आपको बता दूं कि चाइना का रियल एस्टेट बबल जापान के भी बबल से कहीं ज्यादा बड़ा है। जापान की पॉपुलेशन भी बहुत कम थी चीन की अपेक्षा, फिर भी जापान ने इस बबल को रोक नहीं पाया। तो आप सोचो कि जिस दिन चाइना का बबल ब्रस्ट होगा, उस दिन क्या होगा। रियल एस्टेट बबल का मतलब होता है जैसे आपने चाइना में एक 5 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीद लिया, लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल कीमत अगर 3 करोड़ है, तो यानी कि मार्केट प्राइस और एक्चुअल प्राइस में 2 करोड़ का डिफरेंस है। और इसी 2 करोड़ के डिफरेंस को ही हम रियल एस्टेट बबल के नाम से जानते हैं। और मुझे यकीन है एक ना एक दिन जरूर चाइना की इकोनॉमी भी जापान की तरह हमेशा के लिए आर्थिक मंदी में चली जाएगी। खैर, इसे और कमाल की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।